नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी पंचायती राज को होगी। तो आज हम समझेंगे पंचायती राज सिस्टम क्या होता है और म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका क्या होती है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो भारत में पंचायती राज सिस्टम यानी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा पंचायती राज को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज टाइम टू टाइम स्टैब्लिश करी गई, जिन्होंने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी और बताया कि किस तरीके से पंचायत को यानी पंचायती राज को भारत के संविधान में एक अनोखी जगह देते हुए उनको कुछ पावर्स दी जा सकती हैं। इन्हीं कमेटीज में कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी, अशोक मेहता कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट 1977 में सौंपी, जीवी के राव कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट 1985 में सौंपी, एलएम सिंघवी कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट 1986 में सौंपी और थुंगन कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी। इसके अलावा हम बात करें हमारी जो पंचायत होती है, तो पंचायत के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे पंचायतों में ग्राम सभा देखने को मिलती है, पंचायतों के अंदर आपका 3 टायर सिस्टम देखने को मिलता है, पंचायतों के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, पंचायतों में सीट्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किस तरीके से डिसाइड करी जाती हैं, ड्यूरेशन कितना होता है पंचायतों का, पंचायतों में जो कैंडिडेट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और पंचायतों के कैंडिडेट्स को किस तरह डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है पंचायतों के, फाइनेंस कमीशन क्या है पंचायत से रिलेटेड और 11 शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो ये सारे आपके स्पेशल फीचर्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 आगे समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम है ना, पंचायत को 3 स्तरों में बांटा गया है। इसको 3 टायर सिस्टम भी बोला जाता है। 3 स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है आपका। पहला जो स्तर है आपका गांव का है, उसके बाद दूसरा मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएटरी है और तीसरा जो है आपका जिला स्तर पर होता है। तो आप इसको मैप के हिसाब से देख सकते हैं कि पहला आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत मिलेगी, दूसरा ब्लॉक लेवल की पंचायत मिलेगी और तीसरा मिलेगी आपको विलेज लेवल की पंचायत। ठीक है, इसके बाद बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो हैं ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट जो है रिजर्व करी गई हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर। इसके अलावा बात करें भारत की सबसे पहली पंचायत को कब स्टैब्लिश किया गया, तो भारत की पहली पंचायत को अक्टूबर 2 1959 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला है, वहां पर किया गया था। इसके अलावा दूसरी पंचायत जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी, दूसरी पंचायत आंध्र प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी। अब हमने साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या होती है, तो अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज एट द विलेज लेवल, यानी एक ऐसी निकाय जिसमें ग्राम स्तर पर गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हो, ऐसी बॉडी ऐसी सभा क्या कहलाएगी, आपकी ग्राम सभा कहलाएगी। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, यानी ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है या उनके जो चेयरपर्सन्स होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के उनका इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है, पर जो चेयरपर्सन होता है इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो ऑल मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी जितने भी मेंबर होते हैं उस सभी मेंबर्स का जो चुनाव होता है वो तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जिसमें जनता सीधे सीधे हिस्सा लेती है। पर जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन को इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अपने में से ही चुनते हैं, तो जिस कारण से चेयरपर्सन इनडायरेक्ट है और बाकी मेंबर क्या हैं, डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। इसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, SC ST के लिए। यहाँ पर बात हो रही है आपकी महिलाओं के लिए भी। ठीक है, SC ST और महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करी गई है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीट यानी 1/3 सीट जो है वो कंप्लीट रिजर्व कर दी गई है। पंचायतों के ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत जो है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रत्येक स्तर पर जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 साल ना संविधान के अंदर फिक्स किया गया है आपके पार्ट 9A के अंदर, कि पंचायतों का चुनाव होगा तो पंचायत कितने समय तक अपना कार्य करेगी चुनाव के बाद, तो 5 साल तक करती रहेगी। क्वेश्चन उठता है कि क्या पंचायत को समय से पहले भी भंग करा जा सकता है, पंचायत के कार्यकाल को रोका जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर पंचायत अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, पंचायतों के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं या पंचायत राज्य सरकार की दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है,
तो पंचायत को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशन निकल के आती हैं। निकल कैसे आती है कि अगर पंचायत को विघटन होने पर विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत के जो चुनाव है वो नए सिरे से कराए जाने चाहिए। यानी जैसे ही पंचायत को विघटित कर दिया जाता है, पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो पंचायत के डिसोल्यूशन से लेकर आने वाले 6 महीने के भीतर भीतर पंचायत के चुनाव नई तरीके से कराए जाने जरूरी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि जैसे पंचायत का चुनाव आपने पंचायत को भंग कर दिया, ठीक है, तो अगर पंचायत भंग कर दी जाती है, कब पंचायत जो चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है दोस्तों। कितने साल के लिए चुनी जाती है? 5 साल के लिए चुनी जाती है। और अगर 5 साल से पहले, अगर 5 साल पूरे होने से 6 महीने बचे हुए थे, 6 महीने से कम का समय बचा हुआ था, ऐसे में अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो भंग पंचायत है वो बचे हुए समय के लिए कार्य करती रहती है। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है आपकी, अगर पंचायत को 5 साल पूरे होने से 6 महीने या 6 महीने से कम का समय अगर बचा हुआ है, तो जहाँ शेष अवधि, इसका मतलब ये होता है जहाँ 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, वहाँ नई पंचायत के गठन के लिए कोई चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। पुरानी पंचायत यानी भंग पंचायत एज इट इज वर्क करती रहती है। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की। तो पंचायत का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, पंचायत का चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है राज्य की जो आपकी विधानमंडल है उसके द्वारा अपॉइंट इस्टेब्लिश किया जाता है। और राज्य चुनाव आयोग जो है उसकी ये पावर होती है कि वो पंचायत के और जो आपकी नगर पालिका है यानी आपकी म्यूनसिपैलिटी उसका इलेक्शन कराए। और इसमें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट जो करते हैं वो करते हैं राज्य के राज्यपाल, ठीक है। राज्य के राज्यपाल इसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और पंचायत से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन उनको हैंडल करता है। पंचायतों से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन होता है जो कि आपके संविधान के भाग 12 के अंदर आर्टिकल 280 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है संविधान भाग 12 के अंदर। और एक आपका फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायतों से रिलेटेड है, जो कि सिर्फ पंचायत और नगर पालिका के होता है। इसको राज्य के राज्यपाल जो इसको स्टैब्लिश करते हैं और इसकी जो समय सीमा होती है वो 5 साल होती है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि पंचायतों को जो फाइनेंस से रिलेटेड मदद दी जानी चाहिए वो किस आधार पर दी जाए, ठीक है। तो पंचायतों के लिए फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश कौन करता है? तो आप बताएंगे गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्य का राज्यपाल। अब भारत में से कौन से स्टेट है जहां पर पंचायतें नहीं है? तो सबसे पहले नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया है। इसके अलावा जहां पर नॉर्मल इलाके नहीं, जहां पर ट्राइबल एरिया होता है वहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है, वहां पर चलता है आपका पैसा एक्ट, ठीक है। क्या चलता है आपका? पैसा एक्ट चलता है। पैसा एक्ट को 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल इलाकों में पंचायत काम करती है, वैसे ये ट्राइबल एरिया में वर्क करता है। ट्राइबल एरिया में ये पैसा एक्ट बताता है कि पंचायत का चुनाव किस तरीके से होगा, कितने साल के लिए होगा, कौन मेंबर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कौन वोटर्स होंगे, वहां पर बिल्कुल इक्वली पंचायत की तरह ट्रीट करते हैं, इसको पंचायत की तरह वर्क करता है। बट ये है कि ये जो पैसा एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया में ही लागू होता है, इसलिए इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, तो ये एक स्टेट का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है यानी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है, तो पंचायत जो है राज्य सूची का पार्ट हो जाता है। एग्जाम में कई बार आपका आ जाता है पंचायत जो है किस सूची का पार्ट है, केंद्र, राज्य या संवर्ती, तो आप बताएंगे राज्य सूची का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट निकल के आता है कि गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो कर सकते हैं, पर जब अगर रिमूव करने की बात आएगी तो रिमूव कौन करेंगे? रिमूव करेंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य का गवर्नर जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकता है, सिर्फ अपॉइंट कर सकता है। आपकी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार इन आर्टिकल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं हर बार ऐसे क्वेश्चंस को देकर गुलमुला जाते हैं और चकमा खा जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243A क्या बोलता है? आर्टिकल 243A बोलता है डेफिनेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों का गठन किस तरीके से होगा, पंचायतों की परिभाषा के बारे में बात करता है यहाँ पर। आर्टिकल 243C क्या बोलता है? फॉर्मेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों का गठन और पंचायत को स्वरूप किस तरीके से होगा, ये आर्टिकल 243C बोलता है। इसके अलावा आर्टिकल 243D क्या बोलता है? पंचायतों में रिजर्वेशन, SC ST या जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, ठीक है, वो यहाँ पर
बात करता है आपकी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 243E, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायतों का ड्यूरेशन कितना होगा? तो भाई पंचायतों का ड्यूरेशन कितना होगा? 5 साल के लिए होगा, ठीक है। आर्टिकल 243 आई क्या बोलता है? फाइनेंस कमीशन। कि पंचायतों के लिए फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था कौन करेगा, गठन कौन करेगा, कितने साल के लिए होगा। आर्टिकल 243 के क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों के इलेक्शन कौन कराएगा? तो पंचायतों का इलेक्शन का स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। आर्टिकल 243 ओ क्या बोलता है? टू बैन द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स, यानी जो न्यायालय है, न्यायालय का जो पावर है उसके ऊपर बैन लगाया गया है कि वो पंचायतों के इलेक्शन में अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी न्यायालय के हस्तक्षेप को पंचायती इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने से रोका गया है। तो ये है दोस्तों आपका पंचायतों से रिलेटेड आपकी जानकारियां। आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पंचायत और उसके रिलेशन के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सीटेट के, तो आप पंचायत को अच्छे से एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, नगर परिषद जो आपका है, जो कि पंचायत से ही आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करता है। नगर पालिका संविधान के भाग 9A का हिस्सा है। आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक इसके बारे में बताया गया है। अगर बात करें आपकी म्युनिसिपैलिटी का, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय सरकार यानी नगर पालिका का जन्म जो है ब्रिटिश शासनकाल से माना जाता है। भारत में सबसे पहली म्युनिसिपैलिटी जो है कब बनाई गई? तो भारत में सबसे पहली म्युनिसिपैलिटी जो है 1688 में मद्रास के अंदर बनाई गई थी। इसके बाद में 1726 के अंदर मुंबई और कोलकाता के अंदर म्युनिसिपैलिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया। इसके अलावा लॉर्ड रिपन जो हैं, इन्होंने म्युनिसिपैलिटीज़ को बहुत अच्छे से रिफॉर्म करा भारत के अंदर, जिस कारण से इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको बोला जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। बाद में म्युनिसिपैलिटीज को और ज़्यादा मजबूती से रिफॉर्म करने के लिए 1907 के अंदर एक कमीशन इस्टेब्लिश करा जाता है, रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन अपनी रिकमेंडेशन डिक्लेयर करता है, जिसके कारण 1909 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो एक एस्टैब्लिशमेंट में सहायता देना और किस तरीके से उनके जो चुनाव होंगे या फिर किस तरीके से उनको पावर्स होनी चाहिए अपने एरिया के अंदर, वो यहाँ पर रॉयल कमीशन के अंदर बताया गया। तो रॉयल कमीशन भी आपका पंचायती आपका जो म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिका, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका अंडर द स्कीम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड 1919 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड अमंग द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, यानी जो आपका 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, इसमें जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जो कि आज की डेट में आप कह सकते हैं स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सेम उस समय स्थानांतरित विषयों में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद आता है आपका 1924 में जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, कैंटोनमेंट एक्ट जो होता है, उसमें केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया जाता है कि जो स्थानीय शासन से संबंधित था। तो कैंटोनमेंट एक्ट जो है वो स्थानीय शासन से रिलेटेड है, और कैंटोनमेंट एक्ट जो है आपका 1924 यानी 1924 के अंदर पारित किया गया। अब बारी आती है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इसके अंदर स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया, और ये चीज़ डिसाइड कर दी गई कि अब से जो स्थानीय शासन है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्टेट का ही नहीं, प्रांत का होगा, प्रोविंस का होगा। इसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत गठित कर दी जाती है। सब कुछ अच्छे से चलता होता है, पर यहाँ पर बात आती है कि स्थानीय स्वशासन पर कभी भी, यानी जो आपका सिटी का लोकल गवर्नमेंट होता है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पहली बार जो कमेटीज़ आती हैं आपकी, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, GV के राव कमेटी हो, ठीक है, थुंगन कमेटी हो, तो LM सिंघवी कमेटी हो, इनका एक ही काम था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, सभी को स्टैब्लिश करना। और इसी कारण से इन कमेटीज़ की सिफारिश के बाद में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 1989 में राजीव गांधी ने संसद के सामने पेश करा। अब ये जो बिल था, लोकसभा में तो पास हो गया, पर ये बिल राज्यसभा में गिर गया। उसके बाद में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, जिस कारण से इस बिल पर दोबारा चर्चा नहीं होती है। पर फिर सत्ता में आते हैं PV नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। इस बिल को वापस से संसद के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में
1992 में इस बिल को पास करा लिया जाता है और ये बिल बन जाता है अब एक्ट, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। और ये किसके समय में जारी किया गया, तो आप बताएंगे उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। अब 74 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, 74 अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया, इसने संविधान के अंदर पार्ट 9A क्रिएट करा। इसके अलावा इसके अंदर 12वीं सूची को ऐड करा जो कि म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं से संबंधित थी, 11वीं अनुसूची जो आपकी पंचायतों से संबंधित थी। और इसके अलावा इस एक्ट ने जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो म्युनिसिपैलिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज को 3 टाइप में 3 हिस्सों में इसको डिवाइड भी किया, जैसे पंचायतों को किया गया था नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम यानी जो मेट्रो सिटी है आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पर आपका नगर निगम होगा। इसके अलावा जो सेमी मेट्रो सिटी है उसके अंदर आपका नगर पालिका होगा। और जो रूरल अर्बन जो एरिया होते हैं जहाँ पर गाँव और शहरी क्षेत्र एक साथ होते हैं, ऐसे एरिया में नगर पंचायत होंगी, ठीक है। अब बात करें जो नगर पालिका के जो लोग होते हैं उनको कैसे इलेक्शन कैसे होता है उनका, तो नगर पालिका के लोगों को लोगों के द्वारा सीधे चुना जाता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनको चुना जाता है। जो नगर पालिका होती है वार्डों में डिवाइड होती है, ठीक है। किस में डिवाइड होती है, वार्ड में डिवाइड होती है, वार्ड्स में। और वार्ड्स का हेड कौन होता है, पार्षद। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ भी SC ST की सीटों को जनसंख्या के आधार पर रिजर्व किया गया है। और महिलाओं की सीट के मामले में भी 1/3 सीट जो है महिलाओं की सीट रिजर्व करी गई है इसमें। बात करें ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की, तो ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में भी जो कार्यकाल है वो 5 साल रखा गया है, जिससे पंचायतों को रखा गया है, ठीक है। और सेम कंडीशन के आधार पर इनको इनके समय पूरा होने से पहले भी इनको डिसॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पंचायतों वाली अप्लाई होती है, अगर डिसॉल्व करने के बाद अगर 5 साल पूरा होने में 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, और 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। अब इसमें टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज देख लेते हैं हम कि किस टाइप के म्युनिसिपैलिटीज होते हैं। अर्बन जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक होता है टाउन एरिया कमेटी, एक कंटोनमेंट बोर्ड होता है आपका, म्युनिसिपैलिटी होता है, पोर्ट ट्रस्ट होता है, टाउनशिप होता है। तो ये आपका अर्बन गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे पंचायतों के इलेक्शन में, और पंचायतों के लिए जो काम किए जाते हैं पैसे से वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सेम ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए करते हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे इनके आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन के सामने दोनों क्वेश्चन शो होंगे, तो इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी बता सकते हैं मुझे, ये भी इन क्वेश्चन के आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिससे कि आपके मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं और आपका जो CTET है इस बार का SST वो बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसी की आशा करते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।